नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। अमेरिका में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात की संभावनाओं के बीच आज आतंकियों ने जम्मू में जमकर कहर मचाया। आतंकियों ने इस बार पुलिस और सेना दोनों को निशाना बनाया है और 12 लोगों की जान ले ली। मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। पहला हमला कठुआ के हीरानगर पुलिस स्टेशन पर हुआ, जहां आतंकी सेना की वर्दी में ऑटो से आए थे। आतंकियों ने पहले पुलिस स्टेशन के बाहर एसटीडी बूथ पर हमला किया। उसके बाद आतंकी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए, अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 6 पुलिसकर्मियों और 3 आम नागरिकों समेत 9 लोग शहीद हुए हैं। हीरानगर पुलिस स्टेशन के भीतर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि आतंकी किस कदर बेखौफ थे। पुलिस थाने के भीतर हैंड ग्रेनेड और गोलियां बिखरी पड़ी हैं। साथ ही पड़े हैं उन लोगों के शव जो आतंकी हमले में अपनी जान गंवा बैठे। कठुआ के हीरानगर पुलिस थाने में फायरिंग के बाद आतंकी वहां से भाग निकले और एक ट्रक के जरिए सांबा पहुंच गए। आतंकियों ने वहां सेना के एक कैंप पर हमला बोल दिया और जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। सांबा में आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। सांबा में हुए आतंकी हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत सेना के 3 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों के भी ढेर होने की खबर आ रही है। आतंकियों के इस हमले के बाद से जम्मू कश्मीर सेना ने हाई अलर्ट जारी करते हुए जगह जगह तलाशी कर रही है। पठानकोट के रास्ते पर खासतौर पर कड़ी चेकिंग आ रही है। आतंकियों के इस हमले के बाद से जम्मू कश्मीर सेना ने हाई अलर्ट जारी करते हुए जगह जगह तलाशी कर रही है। पठानकोट के रास्ते पर खासतौर पर कड़ी चेकिंग की जा रही है ताकि आतंकी ट्रक में बैठकर भाग न सके। सांबा सेक्टर में भी जगह जगह चेकपोस्ट लगाकर तलाशी की जा रही है। जम्मू रेंज के आईजी राजेश कुमार ने कहा है कि आतंकी कठुआ के हीरानगर थाने में हमला करने के लिए सेना की वर्दी पहनकर आए थे। पहला इंसिडेंट जो है पुलिस स्टेशन हीरानगर जो कठुआ जिले में आता है वहां पे हुआ। वहां कोई 3 से 4 मिलिटेंट्स एक ऑटो में बैठ के पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन का संतरी जो था उसको फायर करके पहले उसको मारा। उसके बाद पुलिस जम्मू रेंज के आईजी राजेश कुमार ने यह भी कहा कि आतंकी कठुआ के हीरानगर थाने में हमला करने वाले आतंकी की सांबा में सेना के कैंप पर हमला करने के लिए निकल पड़े थे। सांबा का जो ये आर्मी का कैंप है इसके पास पहुंचे हैं और उसके बाद कैंप के अंदर घुसे हैं। अभी जो आर्मी कैंप के अंदर एनकाउंटर जो चल रहा है, एडिशनल फोर्सेस सीआरपीएफ की भी, पुलिस की भी और आर्मी की भी, वो यहाँ पे पहुंच गई है। गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी करके कहा है कि अभी जम्मू कश्मीर में और अधिक आतंकी हमले हो सकते हैं। एलओसी पर पिछले दिनों कई बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और आज सुबह हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने नए अलर्ट जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आज हुए हमले पर आईबी से भी रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने हमले को दुश्मनों को उकसाने वाली साजिश करार दिया है। प्रधानमंत्री ने जम्मू में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और इसे शांति और वार्ता पर हमला करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमले हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। हम ऐसी ताकतों को परास्त करने के प्रति कटिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका में होने वाली बातचीत को रोकने की कोशिश बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। जब कभी बातचीत के जरिए इस रियासत के मसलों को हल करने की कोशिश की जाती है तो बातचीत को शुरू होने से पहले ही उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। जम्मू के कठुआ और सांबा में हुए हमले पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि वो इस हमले की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद ही तफसील से कुछ बता पाएंगे। जम्मू में हमला अभी हमला हो गया है पुलिस स्टेशन पर और वो आर्मी की ओर चले गए हैं। हम मालूमात ले रहे हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जम्मू में हुए हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। नकवी ने ट्वीट करके कहा कि अगर कांग्रेस ने राष्ट्रवादियों को निपटाने की जगह आतंकवादियों को खत्म करने पर ध्यान दिया होता तो ये दिन देखना न पड़ता। जम्मू कश्मीर में दोहरे आतंकी हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका में अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हमले का मुलाकात पर असर नहीं पड़ेगा। जम्मू में हुए आतंकी हमले के बाद बीजेपी ने अमेरिका में पाकिस्तान से होने वाली बातचीत का विरोध किया है।
प्रश्न ये उठता है कि क्या हम पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें जिसका अपनी आर्मी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। आज हम बातचीत करेंगे, कल फिर अटैक होगा और बराबर अटैक सह के, दब के, झुक के पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की नीति मैंने कभी सही नहीं मानी। जम्मू में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। माधोपुर सीमा पर जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ लगते पंजाब के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर आ जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात रविवार को हो सकती है। बीजेपी जहां इस मुलाकात का विरोध कर रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका स्वागत किया। पाकिस्तान में मई में हुए आम चुनावों के बाद शीर्ष नेताओं की इस पहली मुलाकात में उम्मीद है कि सीमा पर जारी तनाव को कम करने पर जोर दिया जाएगा। भारत हाफिज सईद और पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकी संगठनों पर नकेल कसने को कहेगा। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ इस मुलाकात को लेकर काफी उत्साहित हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर मनमोहन सिंह उनसे मिलते हैं तो उन्हें खुशी होगी। I'll be very happy to meet him and we hope to pick up the threads from where we left in 1999. I'll be very happy to meet him and we hope to pick up the threads from where we left. वहीं इंडिया न्यूज से विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बड़ी बात कही है। खुर्शीद ने न्यूयॉर्क में इंडिया न्यूज के कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत से बातचीत में साफ कहा है कि पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान दाऊद इब्राहिम का मुद्दा उठाया जाएगा। यह हमारे एजेंडे में शामिल है। जो हमारा एजेंडा है वो ये है, लेकिन एक दिन में सब चीज पर कामयाबी मिलेगी। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा उचित होगा। भले ही सलमान खुर्शीद पाकिस्तान के साथ दाऊद का मुद्दा उठाने को बेताब हो, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज तो ये मानने को तैयार नहीं है और कि वो पाकिस्तान में है। इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि दाऊद तो पाकिस्तान में है ही नहीं। मेरा ख्याल है जी कि इस पर काफी बात हो चुकी है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन दें कहाँ है तो फिर हम कोशिश करेंगे। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज माता अमृतानंदमयी की 60वीं सालगिरह के समारोह में शामिल होने के लिए त्रिवेंद्रम पहुंचे। इस समारोह में मोदी के साथ ही उत्तराखंड और केरल के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लेना है। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत पहले मलयालम में की और फिर हिंदी में भाषण दिया। माता अमृतानंदमयी के समारोह में शिरकत के बाद मोदी एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर दक्षिण भारत के त्रिची में रैली करेंगे। इस कार्यक्रम को यूथ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है और औपचारिक तौर पर इसका आयोजन तमिलनाडु बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले हो रहा है। इस कार्यक्रम में पार्टी की कोशिश न सिर्फ युवाओं को जुटाने की है, बल्कि तमिलनाडु के तमाम हिस्सों से पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों को भी बुलाने की है। हैदराबाद की तरह ही पार्टी यहां भी रैली में भाग लेने वाले हर आदमी से पैसे वसूलने जा रही है। मोदी की रैली के लिए यहां भी लाल किले जैसा भव्य मंच तैयार किया गया है। मोदी को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ रैली स्थल पर उमड़ने लगी है। रैली स्थल पर मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। रैली स्थल देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी की रैली को लेकर लोगों में किस कदर क्रेज है। रैली स्थल पर भीड़ को रोक कर रखने के लिए भी आयोजकों ने पूरा इंतजाम किया है। रैली स्थल पर रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस कदर हाईटेक रैली का इंतजाम किया गया है। तमिलनाडु के त्रिची में मोदी का विरोध भी हो रहा है। 17 मई मूवमेंट के बैनर तले मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी गोधरा दंगों के लिए मोदी को जिम्मेदार बता रहे थे। गांधी जयंती पर मोदी और चंद्रबाबू नायडू एक मंच पर दिखाई देंगे। दोनों नेता दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक साथ मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में 7.5 FI स्टूडेंट शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी शेखर सुमन और मंदिरा बेदी करेंगे। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वो मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल जगदलपुर में लालबाग परेड ग्राउंड पर आदिवासी अधिकार सम्मेलन में शिरकत करेंगे। राहुल के साथ ही कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और बीके हरिप्रसाद भी होंगे। राहुल के दौरे को देखते हुए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी दौरान नक्सलियों का स्थापना सप्ताह भी है, लिहाजा चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
इससे पहले महाराष्ट्र दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पुणे में एनसीपी पर जोरदार हमला बोला। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने साफ कहा कि अगर पार्टी अपने दम पर जीत हासिल कर सकती है तो हमें न तो एनसीपी की जरूरत है और न ही किसी और की। राहुल के इस बयान के बाद एनसीपी ने पलटवार किया है। एनसीपी के प्रवक्ता डीपी त्रिपाठी ने कहा कि राहुल के बयान का स्वागत है, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस एनसीपी के बिना न तो केंद्र में कुछ कर सकती है और न ही राज्य में। पटना के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। तीनों ने छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। योग गुरु बाबा रामदेव स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आज अमेरिका जाएंगे। विवेकानंद की 150वीं जयंती इस साल मनाई जा रही है। गुजरात के वापी में आसाराम के आश्रम में जमकर बवाल हुआ है। आश्रम में अवैध कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम को आसाराम के समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। जबलपुर में बना आसाराम का आश्रम खतरे में है। खेती की जमीन पर बिना इजाजत के आश्रम बना है। नगर पंचायत ने आश्रम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नाबालिग यौन उत्पीड़न केस में आसाराम के साथ सह आरोपी छिंदवाड़ा छात्रावास के वार्डन शिल्पी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिल्पी ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कल सरेंडर कर दिया था। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में शिल्पी के सरेंडर से पीड़ित के परिवार को नई आस जगी है। पीड़ित के पिता ने बताया कि शिल्पी ने ही फोन करके पीड़ित की तबीयत खराब होने की बात कही थी। पीड़ित के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकी देने के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आसाराम के खिलाफ एक और पूर्व साधक ने आवाज बुलंद की है। हरियाणा के हिसार में रहने वाले अजय कुमार ने दावा किया है कि 18 साल पहले भी आसाराम की शांति कुटिया में लड़कियां आती जाती थीं। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सियासी पत्रेबाजी जारी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने मुजफ्फरनगर दंगे के लिए आजम खान को जिम्मेदार ठहराते हुए आजम के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। कल्याण सिंह ने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। यूपी कांग्रेस के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने भी मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए आजम खान पर निशाना साधा। मिस्त्री ने कहा कि सपा नेताओं की वजह से हिंसा हुई। भारी बारिश की वजह से गुजरात में अब भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। वडोदरा और आनंद में स्कूलों में छुट्टियां जारी है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में बाढ़ से तबाही मची हुई है। यहां बारिश के बाद आई बाढ़ से स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस बह गई। बस के ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा 2 और लोग यहां सवार थे और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। ये तस्वीरें सुरेंद्रनगर जिले के मुली तहसील की है। बाढ़ का पानी यहां रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई इलाकों में सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के सतपुड़ा के पहाड़ी इलाके में एक मकान गिर जाने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। दिल्ली में कंटेनर हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि दूसरी घायल हो गई। यह हादसा हुआ ओखला इलाके में। ओखला के डोमेस्टिक कंटेनर डिपो में जब ट्रेन के जरिए कंटेनर को उठाया जा रहा था, उसी दौरान एक कंटेनर फिसल गया और नजदीक के 2 मकानों पर जा गिरा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में फूड पॉइजनिंग से 300 लोग बीमार हो गए। हसौद थाने में नरियारा गांव में ये लोग सामूहिक भोज में खाना खाकर लौटे थे। छत्तीसगढ़ के जसपुर में वार्डन की प्रताड़ना से तंग आकर 3 लड़कियां हॉस्टल छोड़कर भाग गईं। हॉस्टल से भागकर सीधे ये लड़कियां कलेक्टर के पास पहुंच गईं। लड़कियों ने वार्डन और उसके पति पर परेशान करने का आरोप लगाया। मामले की जांच शुरू हो गई है। दक्षिणी बैंगलोर के कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने 4 सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में डेंगू से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद हड़कंप मचा है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इलाके में सफाई का काम शुरू हो गया है। हरियाणा के करनाल में भी डेंगू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। यहां अब तक डेंगू के 60 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। डेंगू की वजह से एक साथ इतने लोगों को बीमार पड़ते देख यहां के लोग दहशत में हैं। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध खनन माफिया ने एक तहसीलदार को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की है। जसराना के तहसीलदार अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद छापेमारी के लिए गए थे। पुलिस ने जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। बिहार में फर्जी स्टाम्प पेपर का बड़ा घोटाला सामने आया है। पटना पुलिस ने लगभग 100 करोड़ के फर्जी स्टाम्प पेपर के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमृतसर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने तरविंदर नाम के एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वाघा बॉर्डर के पास से पकड़े गए इस युवक के पास से कई नक्शे मिले हैं।
असम के गोलपारा जिले में सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। उग्रवादी संगठन उल्फा के लिए ये खतरनाक हथियार एक गाड़ी में छिपाकर ले जाए जा रहे थे। गाड़ी में AK-81 सीरीज की 3 राइफल, ग्रेनेड और मैगजीन छिपाकर रखे गए थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने चाकू की नोक पर लड़की से गैंगरेप किया। हरियाणा के करनाल में एक जेल वार्डन पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है। पुलिस ने वार्डन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित महिला के मुताबिक शराब के नशे में धुत वार्डन ने घर में घुसकर बदतमीजी की थी। यूपी के बुलंदशहर में एक सौतेले भाई की हैवानियत का खुलासा हुआ है। आरोपी पिछले 4 साल से चेहरे पर तेजाब फेंक देने का डर दिखाकर अपनी सौतेली बहन से रेप कर रहा था। बिहार के वैशाली इलाके में पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये लोग 2 स्कूली छात्राओं से रेप के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज थे। दिल्ली में पुलिस की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। एक मेडिकल स्टोर के मालिक को कुछ गुंडे और पुलिस वालों ने जमकर पीटा। मामला सफदरजंग एनक्लेव का है। 17 सितंबर को रात करीब 10:30 बजे 2 पुलिस वालों के साथ 2 गुंडे आए और उन्होंने मेडिकल स्टोर के मालिक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल एक महिला ने मेडिकल स्टोर के मालिक अशोक मलिक से फोन पर कुछ दवाइयां मंगवाई। जब अशोक मलिक ने दवा न होने की बात कही तो महिला ने उससे पहले तो फोन पर गालियां दी और फिर थोड़ी ही देर बाद 2 पुलिस वालों के साथ 4 हथियारबंद लोगों ने अशोक की पिटाई कर दी। मुंबई के शक्ति मिल में फोटो बात कही तो महिला ने उससे पहले तो फोन पर गालियां दी और फिर थोड़ी ही देर बाद 2 पुलिस वालों के साथ 4 हथियारबंद लोगों ने अशोक की पिटाई कर दी। मुंबई के शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप मामले की मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई है। आज चारों आरोपियों के ऊपर आरोप तय किए जाएंगे। दिल्ली के अशोक विहार में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत करने नाबालिग के पिता जब आरोपी के घर पहुंचे तो आरोपी ने बच्ची के पिता की जमकर पिटाई कर दी। मुंबई से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में एक सुरक्षा गार्ड की लाइव सुसाइड की तस्वीरें कैद हुई हैं। मामला कांदीवली के समता नगर का है। दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर 2 सगे भाइयों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों लाश मंडावली रेलवे स्टेशन के पास टुकड़ों में मिली। हरियाणा के रोहतक में पॉलिटेक्निक की एक छात्रा ने खुदकुशी की है। कॉलेज की छत पर लड़की का शव सड़ी गली हालत में मिला। शुरुआती जांच में पता चला है कि साथ में पढ़ने वाली छात्राएं लड़की को अश्लील फोटो के नाम पर ब्लैकमेल कर रही थी। हरियाणा के यमुनानगर में एक शख्स का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसकी हत्या उसके जानने वाले लोगों ने की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी की बस्ती में चोरी के शक में एक दुकानदार पर अपने नौकर की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस को पहले सूचना दी गई कि करंट लगने से लड़के की मौत हुई, लेकिन घर वालों ने आरोप लगाया कि मृतक की गला रेत कर हत्या की गई। पश्चिम बंगाल के डिब्रूगढ़ से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश ट्रेन के बाथरूम में पड़ी पाई गई। शव को गाजीपुर स्टेशन पर बाहर निकाला गया। धारदार हथियार से गला रेत कर लड़की की हत्या की गई। पंजाब के फरीदकोट में फिरौती के लिए एक व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई। आरोप मृतक के बुआ के लड़के पर लगा है। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी पर 9 लाख रुपए का कर्ज था। आगरा के ताजगंज इलाके में 3 विदेशी महिला से लूटपाट का मामला सामने आया है। लूट की इस घटना के दौरान एक महिला घायल हो गई। ये तीनों विदेशी महिला चीन की रहने वाली हैं। वाराणसी में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गेस्ट हाउस से 5 लड़कों और 3 महिलाओं समेत 2 लड़कियों को देह व्यापार के आरोप में हिरासत में लिया है। हालांकि सभी आरोपी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लखनऊ में उर्दू शिक्षक भर्ती को लेकर 2 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। अपनी मांगों को मनवाने के लिए इन लोगों ने अपने हाथों में ज्ञापन भी ले रखा था। प्रशासन के आला अधिकारियों के काफी समझाने के बाद दोनों टंकी से उतरे। यूपी की बस्ती में नशे में धुत रईसजादों ने पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी से मारपीट की और जमकर तोड़फोड़ की। लग्जरी कार में आए इन लड़कों ने पेट्रोल पंप से 20,000 रुपए भी लूट लिए। पंजाब के लुधियाना में एक एनआरआई की प्रॉपर्टी हड़पने का मामला सामने आया है। कनाडा में रहने वाली एनआरआई हरप्रीत कौर ने 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज की 200 छात्राओं ने रैली निकालकर महिलाओं की सुरक्षा की मांग की। महिलाओं से छेड़छाड़ और रेप पर लगाम लगाने की मांग करते हुए छात्राओं ने कहा कि अब लड़कियां अपने साथ हो रही घटनाओं पर चुप नहीं बैठेंगी।
दिल्ली के द्वारका में हजारों वोटर आईडी कार्ड कटे फटे हालत में बरामद किए गए हैं। ये कार्ड सुनसान इलाके में फेंके गए थे। आईडी कार्ड पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के पते लिखे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में मनरेगा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से आपदा प्रभावित इलाकों में सड़कों की मरम्मत का काम ठप हो गया है।